हाय गाइस, मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं BRL 107 बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग पार्ट 1 और उसका पहला यूनिट ओवरव्यू ऑफ बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। अभी हम थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हम पहले से फेमिलियर हैं कुछ शब्दों से जिनका नाम रिटेलिंग और रिटेल बिजनेस है। रिटेलिंग का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी एंड यूज़र को उसके पर्सनल यूज़ और फैमिली यूज़ के लिए बेचा जाता है। ओके राइट, बट हम अगर मर्चेंडाइजिंग और बाइंग को डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा। एक बार रिटेल बिजनेस को डिफाइन कर लेते हैं। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू देयर कंज्यूमर्स, यानी कि जो एंड यूजर्स हैं, हु आर द कंज्यूमर्स, द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स। Getting it now? So it is a social necessity and an important economic activity. लेकिन जो मर्चेंडाइजिंग है इट इज़ अ सबसेट ऑफ रिटेल बिजनेस। अब देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सबसे पहले हमें उसे बाय करना पड़ेगा। द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि हम क्या खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव एलेक्स। फिलिप्स नहीं बोला है, एलेक्स। We have Alex. Okay, now Alex wants to buy Ashirwad atta. Ashirwad chakki atta he wants to buy. If the retailer will have some kind of Radhe Shyam atta or like ABC आटा और XYZ आटा, will Alex buy that? For example, retailer is having different brand 1, brand 2, brand 3, but not the brand Ashirwad. Will Alex buy from that retailer जिसके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं खरीदेगा। He will not buy. टाटा बाय बाय। ओके, खरीदेगा नहीं, चला जाएगा किसके पास? द पर्सन हु विल बी हैविंग द प्रोडक्ट दैट ही वांट। एक ऐसा रिटेलर जिसके पास ये प्रोडक्ट होगा। सिंपल सी बात है। मैं आपको ये बहुत सिंपल सी कहानी इसने तोड़ मरोड़ कर क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मर्चेंडाइजिंग एक्चुअली है क्या। अब कोई भी रिटेलर किसी भी एंड यूजर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है, ये प्रोडक्ट है ना, और ये एंड यूजर आटा लाएगा, पानी मिलाकर रोटी पकाकर बढ़िया खा लेगा, क्या दिक्कत है? समस्या है ही नहीं इस बात में। लेकिन समस्या इस बात में है कि रिटेलर के पास अगर ये प्रोडक्ट नहीं हुआ सो द कस्टमर और कंज्यूमर विल नॉट बाय और विल नॉट विजिट टू द रिटेलर फॉर द सेम प्रोडक्ट। यस और नो? सो इन दैट केस रिटेलर नीड टू नो कि भैया कौन से कस्टमर को कब क्या कहाँ कैसे चाहिए, क्या चाहिए। अगर रिटेलर को ये पता होगा कि कब कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर को चाहिए, कितने कस्टमर साइज है उस प्रोडक्ट का, तो रिटेलर के लिए ये बात आसान हो जाएगी उस माल को खरीदने के लिए। यानी कि रिटेलर मस्ट नो अबाउट द ट्रेंड इन द मार्केट, है ना। मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट? कौन से प्राइस पॉइंट पर वो कस्टमर सेट प्रोडक्ट खरीद लेगा, हु विल बी द कस्टमर, right? These are some basic information that a retailer need before buying or sourcing any product kind like आशीर्वाद आटा। Yes or no? रिटेलर को अपना प्रोडक्ट बेचना तो है, लेकिन बेचने से पहले उसको खरीदना है। खरीदने से पहले उसको ये पता होना चाहिए कि ये बिकेगा कि नहीं, यानी कि कस्टमर के मन की बात पता होनी चाहिए। यस गाइस, मन की बात से कुछ और भी याद आया? नहीं, मेरा कहने का मतलब यहाँ कस्टमर की मन की बात से। आप कहाँ जा रहे हो? इधर देखो, इधर, ठीक है? सुनो। सो रिटेलर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए। वापस आते हैं, कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं खींचेंगे। सो मर्चेंडाइजिंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ रिटेलिंग। ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट इन रिटेल आउटलेट अवेलेबल टू कंज्यूमर बाय स्टॉकिंग डिस्प्लेइंग देम ऑन शेल्फ्स। हम मर्चेंडाइजिंग वाले केस में करते क्या हैं, खरीदते हैं और कस्टमर को वो प्रोडक्ट कम्युनिकेट करते हैं कि भैया मेरी दुकान में ये माल है
आ जाओ इधर, ध्यान किधर है, माल इधर है, आ जाओ, हम बेचेंगे आपको जो जो चाहिए. फॉर अ सक्सेसफुल वेंचर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर, जिससे मैं सही मर्चेंडाइज परचेज कर पाऊँ सही समय पर, वरना उस समय का उपयोग नहीं कर पाऊंगा, पैसे का उपयोग नहीं कर पाऊंगा और उस कस्टमर सेट का उपयोग नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सही प्रोडक्ट खरीद कर सही समय पर नहीं लाया तो. सर आपने इतनी सही सही बात कर दी ना कि बिल्कुल सही से समझ में ही नहीं आया. मेरा कहने का मतलब क्या है कि इफ आई वोंट बाय द प्रोडक्ट दैट द कस्टमर विल नीड, ही विल नॉट विजिट टू मी. क्यों ही आएगा वो? सर घूमने आ सकता है, उसमें मेरा क्या फायदा है ना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मर्चेंडाइज मैनेजमेंट. अब मर्चेंडाइज मैनेजमेंट एक और चीज़ है. व्हाट इज मर्चेंडाइज? मर्चेंडाइज इज अ प्रोडक्ट इन डिस्प्ले फॉर सेल. सिंपल भाषा में प्रोडक्ट इन डिस्प्ले फॉर सेल इज मर्चेंडाइज. नाउ वी नीड टू डू मैनेजमेंट ऑफ द मर्चेंडाइज, यानी कि हमें क्या खरीदना है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको अपनी दुकान में लाना पड़ेगा, लाने के बाद उसे हैंडल करना पड़ेगा, कहाँ रखना है, कितना रखना है, कब हमें वेयर हाउस से अपने फ्रंट एंड स्टोर के अंदर मूव करना है, कस्टमर रिटर्न कितना ला रहा है ना, और बार बार दोबारा से रीस्टॉक कितना करना है, रिप्लेनिश कितना करना है. ये सारी बातें अगर मैं इफेक्टिवली कंप्लीट कर पा रहा हूँ, देन आई कैन अश्योर sales and profit on the category and it can be maximized as well. अगर मैं प्लानिंग कर पा रहा हूँ, एक्विजिशन कर पा रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को हैंडल भी कर पा रहा हूँ और कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि कब कितना कैसे प्रोडक्ट और ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, ये सारी बातों की जानकारी अगर मुझे होगी तो उस प्रोडक्ट कैटेगरी को मैं इफेक्टिवली मैनेज कर पाऊँगा. एंड दिस ऑल मैनेजमेंट इज नोन एज मर्चेंडाइज मैनेजमेंट. सो बेसिकली ये जो मर्चेंडाइज मैनेजमेंट है, ये मर्चेंडाइजर अकेले नहीं करेगा, ही मस्ट कोऑर्डिनेट विद द बायर, बिकॉज इट विल इन्वॉल्व बाइंग, सोर्सिंग, मर्चेंडाइजिंग एंड सेल्स ऑर्डर टू कीप द बाइंग प्रोसेस स्ट्रेट. अगर मुझे बाइंग प्रोसेस को बहुत आराम से भी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं प्रोडक्ट एक एक करके ना खरीदूं, मैं ग्रुप करके खरीदूं. यानी कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए अलग जा रहा हूँ, मंचीज़ के लिए अलग खरीदने जा रहा हूँ, सीरियल्स के लिए अलग, आटा, दाल, चावल, अचार, इन सभी को अगर मैं कैटेगराइज कर लूँगा तो मैं इफेक्टिवली इन सभी प्रोडक्ट को कैटेगराइज करके बाय कर पाऊँगा. राइट. सो इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेलिंग एंड मर्चेंडाइज मैनेजमेंट इन द रिटेल बिजनेस. आगे हम लोग बात करेंगे कि मर्चेंडाइजिंग के प्रिंसिपल कौन से हैं, स्कूल वाले नहीं, कायदे कानून वाले, यानी कि जो नियम है. फिर बात करेंगे प्लानिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, और आगे बात करेंगे कि मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी और मर्चेंडाइजिंग मिक्स क्या होता है. राजमा मिक्स सुना होगा आपने, मर्चेंडाइजिंग मिक्स भी सुन लेंगे आज. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन रिटेलिंग एंड मर्चेंडाइजिंग. Okay, so retailing is the activity of selling goods and services to the end user. सर अंग्रेजी में थोड़ा हमारा हाथ तंग है. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिटेलर है वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एंड यूज़र, यानी कि जो सबसे आखिरी व्यक्ति जो उस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेगा, उसको बेचने के लिए जितनी भी एक्टिविटी रिटेलर परफॉर्म करता है उसको हम रिटेलिंग कहते हैं. लेकिन मर्चेंडाइजिंग में हमें इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि क्या खरीदना है, किसके लिए खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, और उसको कम्युनिकेट भी तो करना है, वरना कस्टमर मेरी दुकान पर आएगा ही नहीं. ओके. नाउ सो रिटेल एंड मर्चेंडाइजिंग आर ऑफन यूज सिनोनिमसली. सर हमने तो कभी यूज़ नहीं किया. कोई बात नहीं, जब आप ज़्यादा रिटेल के अंदर जाएंगे ना, you will work into it, then sometime you will see the people are saying merchandising and retailing. The terms will be used synonymously, but ऐसा है नहीं. Retail is to sell goods and services to the customer according to their demand and needs. तो retail में भी
थ्रू ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स, वेंडिंग और ऑनलाइन। या तो आप ऑनलाइन बेच लो amazon.com की तरह, amazon.com की तरह, flipkart.com की तरह, eBay की तरह, ऊबे की तरह, दूबे की तरह, किसी की भी तरह, ऑनलाइन ऑफलाइन वेंडिंग मशीन किसी की तरह भी बेच सकते हो। लेकिन मर्चेंडाइजिंग दूसरे हाथ से, ओहो नहीं दूसरे हाथ से नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि दूसरी तरफ, है ना, ऑन द अदर हैंड, राइट और लेफ्ट बता सकते हैं ना, कोई बात नहीं। मर्चेंडाइजिंग हम ये कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स दोज डिफरेंट एक्टिविटी दैट प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही तो कहा कि भैया एलेक्स तो वही सामान खरीदेगा ना जो उसे चाहिए। तो मर्चेंडाइजिंग में हम लोग ट्रेंड पता कर रहे हैं, प्राइस पता कर रहे हैं, कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कब कहाँ खरीदेगा, मीन्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रिटेलिंग that will boost the sale is known as merchandising. Simple. Now, so it includes identifying need of the customer in advance, procuring those goods well in time, displaying them in attractive manner जिससे कस्टमर उससे बंध जाए और खरीद कर ले जाए। कई बार इस तरीके के जो रिटेलर्स होते हैं वो पता है क्या करते हैं, बाय टू गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन, नहीं, हाँ मतलब 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, ऐसा नहीं है कि 2 खरीदोगे 1 ही देंगे, ना, एक्चुअली बाय टू गेट 1 फ्री लिखा है, फ्री वाला यहाँ टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, ऐसे फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, 50% कैशबैक, फ्री सर्विस फॉर 1 ईयर, घर ले जाओ हमारा, है ना। दीज ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज विल बी गिवन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड सेल गुड्स टू देम, ठीक है। मेन मकसद क्या है मर्चेंडाइजिंग का कि भैया हम रिटेल स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करना चाहते हैं, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहते हैं, हम उसको देवता बनाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। यानी कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उनको सेल करना है। दिस ऑल एक्टिविटीज विल कम अंडर मर्चेंडाइजिंग। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, अभी तो बोला इसको रिटेलिंग कहते हैं, फिर बोला मर्चेंडाइज, ना, ध्यान से सुनो। When I'm communicating the product, it is merchandising. When I'm actually selling the product, it is retailing. Okay? समझ में आ रहा है? जब हम कस्टमर की नीड को समझ जाएं और उसको कम्युनिकेट कर दें कि भैया हमारे पास आपके जैसा प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए वो बिल्कुल हमारे पास है, then it is merchandising. Else, the core sale activity comes under retailing, sales and support. ओके राइट, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं, सर अभी क्या कर रहे हैं सर, फिर मतलब क्या है ये, क्या मचा रखा है आपने। देखो टॉप डाउन और बॉटम अप प्लानिंग के बारे में जानते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रिटेलिंग, बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग, ऐसी कौन सी कड़ी है जो इन तीनों को आपस में जोड़ देती है। सुनो, मान लेते हैं आपकी एक दुकान है, मेरी दुकान है, किसी की भी दुकान है, दुकान तो दुकान होती है, ठीक है। देयर इज अ शॉप, नाउ इन दिस शॉप देयर कैन बी 2 आइडियाज। 2 तरीके से हम प्रोडक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। वन दैट इज बॉटम अप, यानी कि जो एंड यूजर है उसने बोला है कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, आई नीड दिस, यू डोंट हैव, आई विल बाय फ्रॉम अदर स्टोर। आपके पास नहीं है तो मैं किसी दूसरी दुकान से खरीद लेता हूं, ठीक है सर, बाय बाय टाटा। ओके, ऐसा होगा। जब यूजर इंफॉर्मेशन देगा तो वो सेल्स पर्सन के पास जाएगी, सेल्स पर्सन के पास सेम इंफॉर्मेशन बहुत बार आएगी तो वो अपने सुपरवाइजर को बताएगा, टीम लीडर को बताएगा, टीम लीडर सुपरवाइजर, मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, इस तरीके से टॉप कंपनी के हेड तक ये बात, यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये बात पहुंच जाएगी। और उसके बाद माल की प्लानिंग, यानी कि प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाएगी जो कस्टमर सबसे बॉटम पर मांग रहा है। इस तरीके की प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं बॉटम अप प्लानिंग। क्या बोलते हैं? बॉटम अप प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू, एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ओके, एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। लेकिन कभी कभी कंपनी के पास डेटा आता है। डेटा कहाँ से आता है?
डेटा आता है हमारे पास बहुत सारी जगह से, तो डेटा ड्रिवन जब हम डिसीजन लेते हैं, अरे भैया इतना सारा आजकल डेटा साइंस चल रहा है, क्यों चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स अप्रोच क्यों चल रही है ये, ताकि कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को पहले ही पता लग जाए कि मार्केट का हाल कहाँ है, उनको क्या पसंद है। सर किसको बेस पसंद है, अरे किसी को भी पसंद हो, कंपनी वालों को पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन। ओके, हाँ नेहांशु समझ में आ रहा है, सलोनी, ऋतिक, अरे भाई कुछ तो कह दो, थोड़ा सा कह दो, हल्का हल्का कुछ तो कहो भाई। बहुत बढ़िया, ये बढ़िया था ये, गुड वन। नाउ सो कंपनी के पास जब ये टॉप डाउन अप्रोच चलती है तो इसका मतलब है दे हैव द इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड दे आर प्लानिंग बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। ये किसके बिहाफ पे प्लान कर रहे हैं, मर्चेंडाइज प्लानिंग किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, फोरकास्टिंग के बिहाफ, भविष्यवाणी कि लोगों को ये पसंद है, डेटा ड्रिवन डिसीजन हम लोगों ने ले लिया है, बस इसके हिसाब से डिपार्टमेंट के पास वो अपडेट जाएगा, कैटेगरी उसके लिए बनाई जाएगी, सब कैटेगरी डिज़ाइन होगी, उसके बाद स्टाइल, प्राइस पॉइंट, और उसके बाद एंड यूनिट जिसको SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट बोला जाता है, वो बन जाएगा। सो दिस इज अ प्लानिंग ऑफ मर्चेंडाइज बेस्ड ऑन टू अप्रोच, बॉटम अप प्लानिंग एंड टॉप डाउन प्लानिंग। ओके, नाउ जिसका नाम पहले आ रहा है उसकी तरफ से, जैसे बॉटम से अप की तरफ, बॉटम्स अप, हाँ वही वाला, हाँ एकदम खाली, नीचे से ऊपर की तरफ, टॉप डाउन ऊपर से नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिटेलिंग, बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग? सर आपने अभी तो ये बोला था कि ये इसका ग्राफ है, नहीं भैया, हेयर इज रिटेलिंग, हेयर इट इज, एंड रिटेलिंग, इन रिटेलिंग वी बाय आइटम्स according to merchandising needs, and these buying and merchandising team will coordinate with each other. बाइंग वाली टीम पूछेगी भैया लोगों का हालचाल क्या है, मर्चेंडाइजिंग टीम बताएगी ये हालचाल है। अब बाइंग वाली टीम ने बोला कि मैं खरीद के ले आया हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको अपनी तरीके से डिस्प्ले कर देंगे, एंड रिटेलिंग विल टेक केयर ऑफ द सेल्स। समझ रहे हो आप लोग? सो दीज आर टू फंक्शंस दैट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड विद द सुपर सेट ऑफ इट विच इज रिटेलिंग। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अरे आएगा कैसे नहीं, ऐसे कैसे हो गया, समझ में नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं मर्चेंडाइज मैनेजमेंट के बारे में। मर्चेंडाइज मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसको हमने सेल में लगाया हुआ है, तो इसको मैनेज भी तो करना है। आइए बात करते हैं। मर्चेंडाइज इज द सप्लाई चेन प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट इन रिटेल आउटलेट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स primarily by stocking shelves and displays. इसके लिए for every retailer merchandise management keeping buffer stock either in retail or warehouse or central warehouse is a core activity. अगर आपको अपनी दुकान में माल इफेक्टिवली बेचना है तो आपके पास माल होना चाहिए, वरना बेचोगे क्या, कुछ नहीं। कस्टमर भी लाइक जो पुराना माल है उसका 150 रुपया देगा, सिंपल। नाउ you have to buy new items, procure them and go along with the flow कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बिहाफ पे आपको स्टॉक बाय करके अपने पास रखना पड़ेगा। दिस इज द कोर एक्टिविटी ऑफ एवरी रिटेल कंपनी। इसमें जो बेसिक काम है वो यही है कि हमें बार बार स्टॉक को अपडेट करते रहना होगा एज पर द कस्टमर डिमांड। सो द बेसिक प्रीमाइस ऑफ रिटेल बिजनेस इज टू बाय प्रोडक्ट from the same time liquidation of unsold stocks also quickly plays a role in merchandise management. ठीक है, सो मर्चेंडाइज मैनेजमेंट का मतलब यही है कि हमें प्लान अकॉर्डिंगली करना है और जितना भी माल डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसके बिहाफ पर अब उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा नेक्स्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज आएंगी, सिंपल। आइए नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग। सर सब पढ़ लिया, पूछ रहे हैं कि अब पढ़ क्या रहे हैं? हाँ, बहुत सही है सर, अभी तो पता लगना था डेफिनेशन क्या है। नाउ आइए बात करते हैं व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग।
Merchandising is a practice to promote product and services through advertising, promotions, and other marketing initiatives. Right? Now, so merchandising terminology is generally used widely in retail business. Okay? इसको कॉमनली हम लोग मार्केटिंग की तरह यूज़ करते हैं या फिर प्रमोशन के मीन्स की तरह. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या कि अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर एंड कम्युनिकेटिंग द सेम, विच इज़ वॉट मर्चेंडाइजिंग. यही तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है नाउ. ओके सो जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट के कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन, मार्केटिंग, डेवलपिंग, एडवर्टीजमेंट को डेवलप करने में, किसी प्रोडक्ट की डिस्प्ले लगाने में, सेल्स स्ट्रैटेजी फार्मुलेट करने में, जिससे हमारी ओवरऑल रिटेल सेल्स बूस्ट हो जाए, इंक्रीज हो जाए. इसके साथ साथ हमें प्राइसिंग, डिस्काउंटिंग, फिजिकल प्रेजेंटेशन जैसे एरियाज़ में भी क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तब जाके कहीं एक बढ़िया मर्चेंडाइजिंग बनती है. जब मिल बैठेंगे 3 लोग, कौन? डिस्काउंट, प्रमोशन और बढ़िया प्रोडक्ट, तो बन जाएगा क्या? मर्चेंडाइजिंग. समझ में आ रहा है? सर ये 3000 वाला कहीं और सुना है सर. सर कुछ तो था. कोई बात नहीं, इधर आओ. मैं आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ कि मर्चेंडाइज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिटेलर अटेम्प्ट करता है कि राइट क्वांटिटी ऑफ मर्चेंडाइज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड एट द सेम टाइम मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल गोल्स. अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मर्चेंडाइज मैनेजमेंट है ही नहीं दुनिया में. क्योंकि किसी भी दुकानदार के लिए उसकी दुकान का कोई भी स्पेस सबसे ज़्यादा महंगा है. अगर उसने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया, बिका नहीं, तो वो स्पेस की तो भैया वैल्यू खराब कर ही रहे हैं. साथ के साथ जो प्रोडक्ट खरीद कर लाए थे उसकी भी वैल्यू गई, जो मेहनत लगी थी वो सब भी गया. ओके नाउ सो वी नीड टू जस्टिफाई रिटर्न ऑन एवरी इन्वेस्टमेंट दैट वी डिड इन आवर रिटेल स्टोर. सो फॉर दैट रीजन वी डू मर्चेंडाइजिंग. We understand the requirement of the customer and we sell according to the same. समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मेन्स फॉर्मल अपैरल, लेडीज एथनिक वियर एंड इन्फेंट्स अपैरल आर कैटेगरीज. तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए, जो इस रिटेल वेंचर को चलाने के लिए बढ़िया होगा, हमें क्या करना होगा. इट इज़ मस्ट मोर देन सिंपली स्टॉकिंग द आइटम्स. अगर दुकान में माल भर लिया हमने, उससे दुकान चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी भैया, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. ऐसे दुकान नहीं चलेगी. फिर कैसे चलेगी? हमें क्या करना होगा? ओवरऑल बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें जितने भी प्रोडक्ट हमें सेल करने हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमारे पास कस्टमर किस टाइप के हैं, उनकी डिमांड कैसी है, प्रेफरेंस कैसा है, उसके बिहाफ पर हमें प्रोक्योर करना होगा. देन आवर सेल्स विल बूस्ट. अभी भी बूस्ट नहीं होगी अनलेस अंटिल वी विल प्रमोट द आइटम्स इन अ गुड मैनर. ओके नाउ सो इट बिगिंस लॉन्ग बिफोर कस्टमर एंटर द स्टोर. कस्टमर के दुकान में आने से पहले ही, तुरंत नहीं, बहुत पहले, 6 महीना 3 महीना पहले से मर्चेंडाइजिंग शुरू हो जाती है. देखते हैं कैसे. कुछ पॉइंट्स जो हेल्पफुल होते हैं हमें रिटेलिंग, जो इस कॉन्टेक्स्ट में मदद करते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं. पहला, दुकान बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, कस्टमर तुरंत हमारी दुकान में आ जाए. दूसरा, हमारे पास जितने भी प्रोफेशनल लुकिंग साइनेज हैं जो कस्टमर को दिख जाएं और उसमें से लिखे हुए शब्द या पिक्चर्स ईजिली समझ में आ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा. जो भी मर्चेंडाइज हम लोग अरेंज करके हमने लगाई है वो एक ऑर्डरली फैशन में होनी चाहिए, है ना. क्योंकि साइज, कलर, टाइप, इन सभी का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा होता है. अगर हमने 2 नॉन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को एक साथ रख दिया है, वो भी जो साइज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, तो ऐसे प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे. या फिर हमने डिस्प्ले तो बहुत अच्छी बनाई, बीच में एक बढ़िया सी खूब तेज तर्रार लाइट लगा दी जिससे कस्टमर का ध्यान सिर्फ उसी पे जा रहा है, तो आपकी ओवरऑल डिस्प्ले का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि कस्टमर का ध्यान सिर्फ उस लाइट पे जा रहा है. कोई भी ऐसी चीज़ जो ओवर पावर करे आपकी ओवरऑल डिज़ाइन को, वो नहीं लगानी. जो आपके डिज़ाइन को ख़राब करे,
वो भी नहीं लगानी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। सो डिस्प्ले मर्चेंडाइज अरेंज इन ऑर्डरली फैशन, हमें प्लानोग्राम का यूज़ करना चाहिए एज पॉसिबल एज पर सेंट्रल ऑफिस टीम गाइडलाइन। ठीक है ना। प्राइसिंग और प्रमोशन, अगर कोई स्पेशल ऑफर या कुछ ऐसा आप चला रहे हैं, सो यू मस्ट कम्युनिकेट फॉर द सेम। ओके, द इंटीरियर शुड बी नीट एंड ऑर्डरली, द स्टाफ should display helpful and pleasing manner to assist customers with their shopping needs. Okay, now the stock mix should be best in every category of the store. जो भी सीजनल प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, वरना पर्टिकुलर सीजन में कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा और वहाँ लॉयल हो जाएगा। इसीलिए टू डील विद दिस यू मस्ट हैव एवरी सीजनल प्रोडक्ट इन योर स्टोर, वेदर इट इज़ ऑफ वेरी लो टाइप और बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी में भी है, फिर भी आपके पास होना चाहिए। फिल रेट शुड बी एट मिनिमम ऑप्टिमल लेवल्स। अब ये फिल रेट्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ आइटम्स जिनको आप बाकी आइटम्स के साथ बेच देते हो, तो बहुत ही कम दाम के होने चाहिए जिससे कस्टमर्स को ख़रीदने में भी आसानी हो। ठीक है ना। सो द रोल ऑफ मर्चेंडाइजिंग इज़ टू मेक कस्टमर फील दैट देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड न्यू इनोवेटिव, कि भैया दुकान में है कुछ, आओ। सच्ची में। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने प्रिंसिपल, नहीं, मर्चेंडाइजिंग के प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग के बारे में। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, सो आइए 5 राइट तो हम समझ चुके हैं। व्हाट आर द 5 राइट्स गाइस? अगर मैं मर्चेंडाइजिंग कर रहा हूँ, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ 5 राइट्स। पहला राइट है राइट प्रोडक्ट। यस, एट राइट टाइम। इसके साथ साथ एट राइट प्लेस। आगे बोलो भाई। राइट प्राइस और यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, राइट कस्टमर ऑल्सो। ठीक है, चलिए सर, ये 5 पीस वाला तो हो गया है। 5 पीस 5 आर दोनों सेम है क्या? सिमिलर। आइए बात करते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। पहला, अगर आपको मर्चेंडाइजिंग करनी है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट। हु इज योर टारगेट मार्केट? Okay, so retailer exists for customer, thus products in retail store should reflect customers need and wants. Okay, अगर आपकी दुकान में कोई प्रोडक्ट है, so it must be related to someone who is your customer, वरना आपकी दुकान चलेगी नहीं। अगर आपके कस्टमर सेगमेंट का कोई है नहीं आपके पास, then who will buy the items? Okay, right now, so next, build a merchandise plan. सबसे पहले अपने कस्टमर को समझ लिया, बहुत बढ़िया, समझ गए जी क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। नाउ हमें मर्चेंडाइज प्लान बनाना है क्लियरली। अब जो मर्चेंडाइज प्लान बनाना है, वो अगर मेरी पैन इंडिया में बहुत सारी रिटेल शॉप्स हैं, तो उन शॉप्स को मैं एक साथ प्लान नहीं करूँगा कि सभी शॉप्स में ये वाला आइटम बेचेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, सच्ची नहीं चलेगा, क्योंकि साउथ में यन्ना नरपुड़िया। खैर, मैंने जो भी बोला मुझे खुद भी पता नहीं, इसका कोई मतलब होगा तो मुझे माफ़ करना। खैर, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, हमरा के नहीं पता बा, दिल्ली में आएंगे, अरे भाई मुझे तो सही में नहीं पता। देयर बी ऑलवेज बी अ डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोग अलग अलग टाइप के आइटम्स खरीदेंगे, सबकी नीड वांट डिमांड अलग अलग होगी। ओके, राइट नाउ, सो इफ आई वॉन्ट टू डू अ मर्चेंडाइज प्लानिंग, तो मुझे ये जो मर्चेंडाइज प्लानिंग है वो हर एक स्टोर के लिए एक एक करके करनी होगी, 1 स्टोर एट अ टाइम। ईच स्टोर इज़ डिफरेंट, वहाँ पे जो कस्टमर विजिट कर रहे होंगे वो अलग होंगे।
ओके तो हमें हर एक स्टोर को सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए. While the merchandise plan built for the company, there must be an element where peculiarities of each store and region are taken into account. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम अलग अलग ही कर लोगे अपने स्टोर्स को, बट लोकल टेस्ट का भी ध्यान रखोगे. ओके राइट. नाउ देन बाय व्हाट योर कस्टमर वांट, नॉट व्हाट यू वांट. समटाइम बैल कालू oil will give you more profit than बैल कोल्हू, isn't it? But you don't need to buy that unwanted item that nobody will buy from you. आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है जो आपसे कोई नहीं खरीदेगा. ओके buy the only items that the customer need from you. Okay, now build the right assortment. In the case of most products that are bought and consumed, the consumer is always looking for a choice. तो आपके पास असॉर्टमेंट भी बढ़िया होना चाहिए. यानी कि बिस्किट है तो सिर्फ पार्ले जी नहीं है, यू हैव वेराइटी ऑफ बिस्किट्स. कि भैया गुड डे भी ले, मारियो भी है, फलाना भी है, ढिमकाना भी है, सनफीस 2020, जीरा बिस्किट, सब मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, इसका उसका सबका बिस्किट मिलेगा. ठीक है. नाउ बी कंसिस्टेंट. इफ यू आर प्लानिंग and selling the items to your end users, you must be consistent in providing quality product and services to the end user. Okay, now लगातार बार बार आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो, ब्रांड चेंज कर रहे हो, क्वालिटी चेंज कर रहे हो, सो कस्टमर विल नॉट ट्रस्ट यू ब्लाइंडली. शक तो होगा ही. ओके, ऑफर वैल्यू. Sometimes customer don't want only the product, the physical product that he really needs, but he also wants some kind of services and support from you. Okay, now consumer decision to buy a product is not always governed by the price alone. Okay, right. कई बार बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके स्टोर का एम्बियंस कैसा है, जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है या नहीं. ओके, कभी कभी कस्टमर्स डबल प्राइस में भी सेम आइटम खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम डबल पेमेंट. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द नीड ऑफ वेंडर एंड नेगोशिएट अ विन विन. अगर आप एक दुकानदार हैं, आप एक रिटेलर हैं, सो यू नीड टू बाय आइटम्स फ्रॉम योर वेंडर्स. तो उनको समझना होगा आपको कि उनकी क्या नीड है, हमारी क्या नीड है. अगर आप ये समझ लेंगे सो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, बिकॉज आपको लगातार और बार बार उनसे खरीदना है और आगे बेचना भी है. ठीक. नाउ सो देयर मस्ट बी अ वेरी गुड रिलेशन विद द वेंडर ऑफ आइटम्स. नेक्स्ट, शेयर इन्फॉर्मेशन. जो भी वेंडर्स आपके साथ हैं उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए. फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी बिकॉज यू आर द रिटेलर, एंड देन ओनली यू कैन प्रोवाइड द supplier or the vendor the valuable information so that they can change the precise thing in their supplies, जिससे उनकी सेल आगे बूस्ट होती रहे और आप सभी लोगों को एक कंसेक्यूटिव बेनिफिट होता रहे. समझ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्ट मिस्टेक्स कमिटेड. आपने जो गलतियां की हैं उनके लिए भैया बिल्कुल एकदम तत्पर रहिए कि मेरे से गलती हुई है. यदि आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आप डैमेज होने से बचा सकते हैं. आप अपने लॉयल कस्टमर को लूज होने से बचा सकते हैं, एंड यू विल बी गेटिंग द बेस्ट लॉयल कस्टमर आउट देयर. नेक्स्ट, सीक टू सरप्राइज द कस्टमर ऑलवेज. ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है जी, चल रहा है बस. ऑलवेज प्रोवाइड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू योर कस्टमर्स सो दैट दे कैन बी एंथुजियास्टिक and be ready to buy from you again and again and again. Okay, right? Now, so these are the 10 principles of merchandising. Okay, चलिए, I hope अभी तक आपको बहुत सब कुछ effectively समझ में आया होगा. We will discuss the remaining unit in the very next lecture. Till then, take care of yourself. You guys are really awesome. मिलते हैं अगली क्लास में.